हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मल्टीपल इमेजेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मल्टीपल इमेज। इसमें कुछ खेल के भी कुछ प्रोग्राम है, कुछ आपके इन्वेंशन से भी जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल इमेजेस क्या होता है। देखिए बच्चों, जब आप दो मिरर को अगर आप एक एंगल पे लगाते हैं, जैसे दो इमेज है और एक दूसरे के एंगल पे लगा दिया, तो इन दोनों के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट के कई इमेज इन्हीं मिरर के अंदर देखने को मिलते हैं। और जब इन्हीं मिरर के बीच में अगर एक ही ऑब्जेक्ट के कई सारे इमेज बनने शुरू हो जाएं, तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल इमेजेस कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि व्हेन टू मिरर्स आर inclined to each other and angle and many images are formed into the mirror and this phenomenon is called multiple images। दरअसल में होता क्या बच्चों कि अगर कोई, जैसे मान लिया ये दो मिरर हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये मिरर है तो ये इसका बैक साइड होगा और ये इसका बैक साइड होगा। तो होता यह है कि हम जब इस मिरर के अंदर देखते हैं तो इस मिरर का एक अपीयरेंस इमेज यहाँ पर बनता है और इस मिरर का एक अपीयरेंस इमेज यहाँ पर बनने लगता है। अगर हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट देखा तो होता यह है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट बनता है तो इस ऑब्जेक्ट से जितनी दूरी पर यह ऑब्जेक्ट बना हुआ है उतनी ही दूरी पर यह ऑब्जेक्ट भी बनेगा। तो अब होता है कि इन दोनों का जो इमेज है वो यहां पर भी सिमिलर डायरेक्शन में बनने लगता है। तो इमेज तो हमारी एक ही है, ये अक्स है, लेकिन इमेज कितने बने? 3। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? मल्टीपल इमेजेस। तो वही कह रहे हैं कि व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट ए परपेंडिकुलर, माने दो मिरर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए तो कितने इमेज बनेंगे? 3 बनेंगे। और अगर दो मिरर अगर एक दूसरे के इस तरह से पैरेलल हो तो कितने इमेज बनेंगे? इनफाइनाइट। तो आप कहेंगे सर आखिर आप ये बता कैसे रहे हैं? तो दरअसल में उसके लिए एक फार्मूला है, द नंबर ऑफ इमेजेस, ये वाला फार्मूला 360 अपॉन एंगल्स बिटवीन द मिरर्स -1। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा सर ये कैसे आपने बताया? तो हमने कह दिया कि 360 कितने एंगल बताए? 90 -1 डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 4, और ये 1 में से कितना जाएगा तो कितना बचेगा? 3। अगर मैंने कह दिया कि अगर दोनों के बीच में एंगल ही नहीं है, पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो 360 अपॉन पैरेलल जाएगा तो जैसे इनफाइनाइट जाएगा, -1 तो ये पूरी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। लाइट स्कैटरिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। यानी जब कोई लाइट, व्हाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वो अपने ही कंपोनेंट लाइट्स में टूट जाए, यानी लाइट स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स ओन कंपोनेंट ऑन द स्क्रीन इज नोन एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए वो लिखा है द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहीं से जुड़ा हुआ है एक फिनोमेना स्पेक्ट्रम। आप लोगों ने देखा होगा बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि जब सूरज अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो बारिश के थोड़ी देर के बाद अगर आप उसके सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको एक कलर्ड बो दिखाई देगा, जिसको हम लोग रेनबो कहते हैं। दरअसल में वो रेनबो कैसे बनता है? एक्चुअल में होता है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पड़ती है तो व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर के मिलने से बनती है। तो वो जब लाइट इंसिडेंट होती है तो ये यहाँ पर वो 7 कलर में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। और जब वो अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाते हैं तो सबसे नीचे की तरफ वायलेट और ऊपर की तरफ रेड कलर में स्प्लिटिंग होते हैं और बीच के अंदर सारे कलर पैटर्न होते हैं, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यानी बैंड ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि आखिर एक ह्यूमन आई किस प्रकार से रेटिना के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आंखों के एक आउटर लेयर पर एक मोटी सी एक लेयर होती है। उस मोटी सी प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। और ये स्क्लेरा आपके अंदर के आंखों के अंदर जो विट्रस लिक्विड होती है और रेटिना होती है उनको चारों तरफ से क्या करती है? कवर करती है। फिर उसके बाद स्क्लेरा के नीचे ठीक पाया जाता है
कोरोइड्स। कोरोइड जो होता है बच्चों वो एक डार्क कलर की एक लाइनिंग होती है। क्या होती है? डार्क कलर की लाइनिंग। अब क्वेश्चन होता है कि डार्क कलर की लाइनिंग क्यों होती है? एक्चुअल में डार्क कलर इसका इस वजह से होता है क्योंकि ये जो होता है जब रोशनी आंखों के अंदर पड़ती है तो वो उस रोशनी को इंटरनल रिफ्लेक्शन से रोकता है, जिसकी वजह से इमेज जो होती है वो क्लियर बनती है। और इस क्वेश्चन है कि इसका कलर डार्क क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंटेशंस होते हैं और इसके ऊपर कैपिलरीज का बड़ा लंबा जाल होता है, इस वजह से ये एक डार्क कलर के रूप में आता है। उसके ठीक नीचे एक लेयर पाई जाती है रेटिना। अब ये होता है ये वही पर्दा है जहां पर हमारी आंखों के ऊपर इमेज बनता है, वो भी उल्टा बनता है। और क्वेश्चन है ये रेटिना क्या होती है? एक्चुअल में ये सेल्स का एक लाइनिंग होता है और इसी के अंदर कोन सेल और रॉड सेल बनते हैं। कोन सेल जो होता है वो कोन सेल और रॉड सेल जो होते हैं ये लाइट सेंसिटिव होते हैं और लाइट सेंसिटिव होने की वजह से है ये आपको जितना भी विजन आपको पता चलता है ये कोन सेल और रॉड सेल की वजह से पता चलते हैं। उसके बाद रेटिना में एक प्लेस ऐसा आता है जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। दरअसल ये ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है कि आंख की रेटिना जहां पे खत्म होती है वहीं पर ऑप्टिक नर्व उनको कनेक्ट करती है। तो रेटिना के अंदर के जो नर्व होते हैं और ऑप्टिक नर्व आपस में मिलकर के गुच्छे का निर्माण करते हैं और जो सीधे ब्रेन को लेके जाते हैं। तो इन पॉइंट्स पर कभी भी इमेज नहीं बनता। इमेज न बनने की वजह से इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब रेटिना जो होती है वो अपने अंदर एक गाढ़े लिक्विड को कवर करता है और उस लिक्विड का नाम है विट्रियस फ्लूइड। अब ये जो विट्रियस फ्लूइड होता है ये इसी के अंदर भरी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मोशंस होते हैं, इस नाते उस मोशन को इजीली फ्लो कराने के लिए विट्रियस फ्लूइड भरा होता है। अब आकर देखते हैं ये जो स्क्लेरा होती है, स्क्लेरा होता है वो आगे आकर के आंखों के ऊपर, आंख आपने देखा अगर आप अपनी आंखों को टच करिए तो यहां पर आपकी आंखें उभरी हुई लगती है। दरअसल में वो उभरा जोपन आता है वो कॉर्निया की वजह से, यानी स्क्लेरा ही यहां पे आकर के उभर जाता है और उस उभरी हुई पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको आपकी अगर अपनी आंखें देखेंगे तो आपकी आंखें देखा होगा कुछ लोगों की आंखें काली होती हैं, भूरी होती हैं, नीली होती हैं। इट इज बिकॉज ऑफ क्योंकि आपकी आंखों का जो कलर देता है वो आइरिस देता है और ये जो आइरिस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पिगमेंट से मिलकर के बने होते हैं। और एक्चुअल में इस आइरिस का मेन काम क्या होता है? एक्चुअल में ये आपकी आंखों को केवल कलर ही नहीं देता बल्कि ये सूरज की रोशनी जो आपकी आंखों के अंदर एंट्री करती है वो उस आंखों की माने उस एंट्री को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद आइरिस के ठीक सेंटर में एक जहां से रोशनी अंदर घुसती है उस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल के ठीक पीछे की जो दीवार होती है वो मसल्स से बनी हुई एक लेंस होती है और ये मसल्स की लेंस ऐसी होती है कि ये फूल सकती है और पिचक सकती है और फूलने पचकने से ये अपने फोकस को क्या करती है? एडजस्ट करती है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर उसको फूलता पिचकाता कौन है? तो उस फूलते पिचकाने वाले को यहाँ पे देखिए मसल्स के लेयर लगे होते हैं जिसको हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं और वो सस्पेंसरी लिगामेंट सीलियरी मसल से जुड़े होते हैं। जब मसल्स खिंचती है तो लिगामेंट खिंचता है और जब लिगामेंट खिंचता है तो लेंस आपका पतला हो जाता है और जब लेंस पतला हो जाता है तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और जब ये सिलियरी मसल रिलैक्स होती है तब ये इसको ऊपर की तरफ धकेलती है जिसकी वजह से ये जो पतला तो ये रिलैक्स स्टेज में फूल जाता है इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा जब हम दूर की चीजें तब ऐसी आंखों को एडजस्ट करते हैं, दरअसल में तब हम लोग अपने सिलियरी मसल को टाइट या इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि उसका जो इमेज है वो एग्जैक्ट कहां बने? रेटिना पर बने। तो बच्चों यही सब हो गया हमारे आंखों के इस स्ट्रक्चर्स के बारे में। फिर से समझ लीजिए, स्क्लेरा कवर करता है कोरोइड्स को कवर करता है रेटिना और रेटिना के नीचे कोन सेल और रॉड सेल्स होते हैं और जहां से नर्व निकल करके कहां जाता है? सीधा ब्रेन को जाता है। और वही स्क्लेरा यहां पे आकर के कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाता है और कॉर्निया के पीछे की दीवार यहां पर एक लिक्विड भरा होता है। आप लोगों ने देखा कुछ लोगों को कटरैक्ट हो जाता है। कटरैक्ट इस माने यहाँ पे जब ये लिक्विड सूख जाती है तो वो कटरैक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट जो फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है और ये लेंस तो है। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं हाउ ह्यूमन आई वर्क, यानी कि इंसान की आंखें किस प्रकार से वर्क करती है। वर्क करने का मतलब है कि किस प्रकार से इमेज को अपनी आंखों में रिसीव करती हैं और वो इमेज बनती तो आंखों में है लेकिन उस इमेज का जो सिग्नल है वो ब्रेन को होता है और ब्रेन किस प्रकार से उसको आपके ऑब्जेक्ट होने का एहसास दिलाता है। तो देखिए यहां पर मैंने एक आंख का एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बनाया है और यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों कि लेंस होते हैं, तो लेंस कोई भी इमेज जब स्क्रीन पर बनाती है
तो वो हमेशा उल्टा बनाता है। तो जाहिर सी बात है, जब ये ऑब्जेक्ट जब बनेगी तो ये रेटिना पर बनेगी, और रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्योंकि वो रेटिना पे बन रहा है, और रेटिना कोन सेल और रॉड सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो कोन सेल और रॉड सेल लगातार इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं जिस कलर या जिस वेरिएशंस का आपका वो ऑब्जेक्ट हो। तो उसी इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी प्रोड्यूस्ड होते हैं इन द न्यूरॉन्स। और जब न्यूरॉन्स में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां जाते हैं, सीधे आपके ब्रेन को जाते हैं। और ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एनालाइज करके उस ऑब्जेक्ट के होने का आभास आपके ब्रेन को देता है, और ब्रेन उस इमेज को फिर से आपको सीधा करके आपको एहसास कराती है। तो इस प्रकार से ये जो आंखें हैं वो आपको इस प्रकार से, यानी जो भी इमेज बनेगी रेटिना पर वो उल्टा बनेगा, और उस उल्टे इमेज को आपका ब्रेन सीधा करा के आपको एहसास कराता है कि वो ऑब्जेक्ट सामने है, और वो भी कैसी है, सीधी है। तो ये तो समझ में आ गया कि इमेज बन गया। लेकिन यहां पर एक बातें आती हैं, परसिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब अगर रेटिना पर कोई इमेज बनता है तो वो इमेज कितने सेकंड के लिए बनता है। तो देखिए, एक्चुअल में अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को बहुत तेजी से देख रहे हैं तो, और आप जब उस ऑब्जेक्ट को दौड़ते हुए देख रहे हैं, तो दरअसल में उसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब क्योंकि आपकी इमेज की जो एक्टिविटी वो हर सेकंड लगातार बदल रही है, तो ये चेक किया गया कि आंखों के अंदर वो फोटो खींचने की काबिलियत कितनी है। तो दरअसल में आंख जो है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का 1 सेकंड में 16 इमेज खींचता है। तो 1 सेकंड इज 16 इमेजेस, यानी 1 सेकंड में अगर आंखों की 16 इमेजेस को खींचता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब आपकी आंखें 1 सेकंड के 1/6 पोर्शन तक वो इमेज को अपनी आंखों तक रख सकता है। तो इसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ इमेज। तो दूसरी जो बात आती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नॉर्मली कितने अच्छे ढंग से रिलैक्स होकर के देख सकते हैं। तो ये देखा गया कि जो हमारी आंख है वो किसी ऑब्जेक्ट को, जब हमारी आंखों से वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहती है तो हम उसको बड़े आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जैसे हम वो दूरी कम करते हैं तो हमारी आंखों का वो, याद करिए ना, सिलेरी मसल्स, वो मोटा हो जाता है, और जब मोटा हो जाता है तो फोकल लेंथ को कम कर लेता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से बहुत दूर चला जाता है तो सिलेरी मसल खिंच जाती है, जिसकी वजह से लेंस पतली हो जाती है, और पतली हो जाती है वो इमेज बहुत दूर दूर की इमेज देखती है। दरअसल जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से ठीक 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है तो आपकी आंखें ना उस ऑब्जेक्ट के मसल्स को खींचती है और ना ही उसको सिकोड़ती है, यानी वो एकदम रिलैक्स स्टेट में रहती है। और यही वजह है कि हम अपनी आंख जब पढ़ते हुए अपनी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहते हैं तब वो ऑब्जेक्ट हमको बहुत ही क्लियर और बहुत लंबे समय तक हम उसको रिलैक्स स्टेट में देख सकते हैं। तो यही वजह है बच्चों की, जब भी आप पढ़ाई करें तो इस बात का फोकस करें कि जब पढ़ें तो आपके वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी के बीच में हो, तब आप लंबे समय तक आपकी आंखों का आनंद ले सकते हैं। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि जल्दी ही आपकी आंखों में क्या लग जाएगा, चश्मा लग जाएगा। और दूसरी चीज, जब आप पढ़ाई करें तो इस बात का फोकस करें कि रोशनी जो है वो आपके पढ़ने वाले के बाएं साइड से या दाएं साइड से आए, यानी सर के पीछे से न आए बल्कि इधर से आए। तो इस तरह से आप उस ऑब्जेक्ट को बहुत लंबे समय तक और क्लियरली देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं डिफेक्ट ऑफ आईज। मतलब हम जब देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो हमारी आंखों में कुल कितने प्रकार के डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं। तो देखिए, उसमें से जो सबसे पहला डिफेक्ट है वो है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस ये उल्टा है, यानी जो कुछ इसमें नियर है मतलब उसमें आपको दिखाई देता है जबकि दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। इस नाते इसका नाम रखा गया है नियर साइटेडनेस, या इसको हम लोग एक शॉर्ट टर्म में मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया में होता है क्या है कि कोई जो पर्सन होता है जिसकी आंखें मायोपिया से पीड़ित होती हैं तो वो नजदीक की चीजें तो बड़े आराम से देख लेते हैं, लेकिन दूर की चीजें तो उनको धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं। तो इसी नाते मैंने लिखा है कि व्हेन पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नियर बाय ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख लेता है लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को उसको धुंधला दिखाई देता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना इज नोन एज द मायोपिया। अब क्वेश्चन होता है कि ये इसको हम समझाते कैसे हैं। दरअसल में होता ये देखिए, अगर हम इसको कहते हैं ये हमारी नॉर्मल आईज है तो नॉर्मल आई में जब रोशनी पड़ती है तो लेंस उस सारी रोशनी को रेटिना पर फोकस करता है और वो उस ऑब्जेक्ट का एक बहुत ही डिमिनिश स्ट्रक्चर रेटिना पर बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति नियर साइटेडनेस से पीड़ित होता है तो दरअसल में उसमें क्या कहते हैं, रोशनी तो अभी भी पैरेलल चलती है लेकिन
वो उनका जो फोकस है वो रेटिना से पहले हो जाता है, यानी उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो विट्रस फ्लूइड के आसपास या विट्रस फ्लूइड के पहले या फिर रेटिना के पहले बन जाता है। तो ये जितना पहले बनेगा आंख उतनी ही ज्यादा खराब होती होगी। जो तो ये बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन होता है कि जब आपने देखा लोगों की आंखें खराब होती हैं तब वो क्या करते हैं, लेंस लगाते हैं। और जब लेंस लगाते हैं तो यहां पर ये जो लेंस लगाते हैं ये कॉनकेव लेंस लगाते हैं। तो जब कॉनकेव लेंस लगाते हैं तो जब रोशनी पड़ती है तो कॉनकेव लेंस की आदत क्या होती है, वो रोशनी को फैलाती है। क्या करती है, रोशनी को थोड़ा फैलाती, स्ट्रेच करती है। और जो रोशनी को जब स्ट्रेच करेगी तो जो रोशनी रेटिना से पहले ही मिल जा रही थी अब वो उस स्ट्रेच रोशनी को कहां मिलेगी, उसके एग्जैक्ट रेटिना पर मिलेगी, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट उनको क्या करता है, क्लियर दिखाई देता है। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अपने आई के दूसरे डिफेक्ट के बारे में, जिसका नाम है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब आपको वो ऑब्जेक्ट दूर की चीजें क्लियर दिखाई देंगे लेकिन नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देंगी, इस नाते इसको हम लोग कहते हैं क्या, फार साइटेडनेस। तो डिफिनेशन में वह लिखा हुआ है कि व्हेन ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजों को क्लियर देख सकता है बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन नजदीक की चीजें। आपने देखा होगा कुछ लोग पेपर पढ़ते हो तो बिल्कुल ऐसे आंख लगा के देखते होंगे, तो उनको एक्चुअल में फार साइटेडनेस है, मतलब नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती हैं और दूर की चीजें दिखाई देती हैं। तो इस प्रॉब्लम का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है, हाइपरमेट्रोपिया। तो एक्चुअल में होता क्या हाइपरमेट्रोपिया है, एक्चुअल में जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है या कोई बीमारी से पीड़ित व्यक्ति होता है तो उनके आंख की रेटिना इतनी पतली होती है कि वो उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के पीछे बनाती है, और जब रेटिना के पीछे बनाती है तब वो ऑब्जेक्ट उनको क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उनको एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। आपने देखो कुछ लोगों को कुछ लोगों के चश्मे के ठीक नीचे कॉन्वेक्स लेंस लगा तो बिल्कुल ऐसे देखते हैं। तो वो कॉन्वेक्स लेंस जो रोशनी बहुत दूर तक जाकर के मुड़ती थी वो उसको वो पहले मोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो उनका इमेज कहां बनता है, एग्जैक्ट रेटिना पे बनाता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एक आंखों की एक नॉर्मल सी बीमारी आती है, उस बीमारी का नाम है कैटरैक्ट। क्या नाम है, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें आपने देखा होगा कि आपके आंखों के लेंस के आगे एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर। तो वो जो एक्वस ह्यूमर क्या करते हैं, जब आपकी एज आफ्टर 45 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो एक्वस ह्यूमर होता है, खान पान की कमी या फिर आंखों की कोई न कोई दिक्कत या फिर कोई इनरेस्टनेस की कंडीशन में कभी कभार होता है कि ये जो एक्वस ह्यूमर होता है वो सॉलिड होने लगते हैं। और जब सॉलिड होने लगते हैं तो शुरुआत में ये किनारे किनारे से जमता है, ऐसे किनारे किनारे पर जमेगा, सर्कल के रूप में जमता है। तो जब किनारे किनारे में जब सर्कल रूप है तो उनको वो ऑब्जेक्ट धुंधली धुंधली दिखाई देती है, और अगर आप लंबे समय तक इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे पूरी तरह से सॉलिड हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी तरह से रोशनी आंखों में जाना क्या कर देती, बंद कर देती है। और इसी को आप लोग अपनी कॉमन भाषा में मोतियाबिंद कहते हैं, और ये सॉलिड पत्थर के रूप में जम जाती है। तो डॉक्टर्स के पास जब दिखाते तो डॉक्टर आंख का ऑपरेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, इस कॉर्निया का ऑपरेशन करके इसको ओपन करते हैं और इस पत्थर को निकाल देते हैं, फिर इसको यहाँ पे सर्जरी कर देते हैं। लेकिन आजकल जो लेजर टेक्निक आई है वो क्या करती है, इस कॉर्निया को बीच से होल कर देती है, होल करने के बाद वो इसको फोड़ देती है, फोड़ करके इसका सारा चूरा निकाल देती है, और निकाल देने के बाद फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, आपकी आंखें ये निकाल लेते हैं, फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे अपनी आंखें क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं और वो ठीक हो जाती हैं। आपकी आंखों में किसी प्रॉब्लम से बचना है तो ये सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका खान पान सही होना चाहिए, आपको सही टाइम पे सोना चाहिए, सही टाइम पे उठना चाहिए। तो इससे आपकी आंखें क्या हो सकती है, लंबे समय तक दुरुस्त रह सकती हैं। तो जैसे मैं कुछ खाने के बारे में बताता हूं कि वो आपकी आंखों को कितना सपोर्ट करती है। जैसे गाजर, पपीते और जितने भी कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, ये सब आपकी आंखों में रेटिना के फॉर्मेशन को प्रमोट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखें क्या रहती हैं, मजबूत और तंदुरुस्त रहती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गाजर में कैरोटीन मिलता है, वो कैरोटीन आपकी आंखों के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं तो हरी सब्जियां भी आपके बॉडी में जाकर के कैरोटीन का ही फॉर्मेशन करती हैं, जिसकी वजह से, और कैरोटीन ये आपके आंखों में
कोन सेल और रॉड सेल के फॉर्मेशन को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से आपकी रेटिना मजबूत होती है, तो उससे आपकी क्लियरनेस आंखों की बढ़ती है। उसके अलावा दूध, मांस, मछली, अंडे, ये सब जो अगर आप खाते हैं रेगुलर अपने डाइटरी सप्लीमेंट में, तो जाहिर सी बात है ये आपको आंखों को लंबे समय तक बनाए रखती है। या अगर आपके पास ये सब नहीं हो पा रही तो मार्केट से विटामिन ए की टेबलेट ले लीजिए। विटामिन ए में रेटिनॉल्स होता है और वो रेटिनॉल्स आपकी रेटिना के वही कोन सेल और रॉड सेल के फॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं उन पर्सन्स की जो लोग विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, मतलब जिनकी आंखें अंधी होती हैं। और अंधी होती हैं तो जाहिर सी बात उनके लिए पूरी दुनिया क्या होती है, एकदम काली अंधेरी होती है। तो आखिर वो लोग कैसे इस हमारे संसार में, हमारे सोशल इकोनॉमिक वैल्यूज में किस प्रकार से हमारा पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक विजुअली चैलेंज्ड एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लुइस ब्रिल। लुइस ब्रिल ने ABCD अक्षरों को पहचानने के लिए कुछ डॉट्स का, मैंने 9 डॉट्स का सहारा लिया और उन 9 डॉट्स को उनसे उन्होंने ABCD का फॉर्मेशन किया और वो ABCD उसी से पढ़ते हैं और वो उसी से पढ़ करके वो चीज़ों को जानते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी आंखें भले ही नहीं होती हैं लेकिन उनके बाकी सेंसरी ऑर्गन और एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी ऑब्जेक्ट को छू करके भी वो बता देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट सिमिलर है या डिसिमिलर है। तो इस प्रकार से वो ब्रिल लिपि से हम उनको इस समाज में पढ़ने के लिए आगे को प्रमोट कर सकते हैं। अब आपने पता है कि इंडिया में एक मैंगलोर की संस्था है जिन्होंने अंधों के लिए एक कंप्यूटर का निर्माण किया जिसका नाम है सिम्प्यूटर। और वो सिम्प्यूटर हाथ में छोटा सा सिम्प्यूटर, वो छू करके उस कंप्यूटर में अपना काम कर सकते हैं और वो दरअसल में वो उनको वॉइस कमांड देता है और उस वॉइस कमांड देने की वजह से वो उन चीज़ों को सुन सकते, भले देख ना सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं और सुन तो सकते ही हैं। तो इस प्रकार से वॉइस कमांडिंग से वो अपने कंप्यूटर से अपने काम को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं।